आज के इस यूपी की उड़ान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत अजीम शख्सियत है, लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह। इन्होंने अपना नाम रोशन मुल्क की खिदमत में किया है, हिंदुस्तान की फौज में, और अब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इनके दौर में पिछले 3 साल में अलीगढ़ ने काफ़ी मंजिलें पार की हैं और काफ़ी एक बुलंदी पर इस इदारे को पहुंचाया है। तो ज़मीर भाई, आपका इस्तेमाल है आज इस शो पे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप फौज में पहुंचे और फौज ने आप पे क्या छाप छोड़ी, और किस तरीके से फौज से आपने क्या एक जिसे कहना चाहिए खिदमत खल्क और खिदमत वतन का जज्बा आप में आया। अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। देखिए, मेरी किस्मत है कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बनने का मौका मिला। मैंने 40 साल फौज में गुजारे, और ये लोगों को गलत फहमी है कि फौजी जो है अनपढ़ हैं और खाली लेफ्ट राइट जानते हैं और हथियार के बारे में जानते हैं। नहीं, फौज जो है इल्म पर बहुत अहमियत देती है। मैं खुद सीनियर कैम्ब्रिज पास था 11वीं, मगर फौज में ही ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल। और फौज में नहीं किया? जी हाँ, फौज एनकरेज करती है हमें एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी से डिग्रीज लेना। जब जैसे मैंने एमएससी मद्रास यूनिवर्सिटी से की और एमफिल इंदौर यूनिवर्सिटी से, तो फौज जो है बहुत अहमियत देती है तालीम पर। फौज के कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि तालीम देते हैं। मैं खुद हेड रहा हूँ एक इंस्टीट्यूशन का जो कि MBA डिग्रीज देती है कलकत्ते में। उसका नाम है एम्स, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और मैं सैनिक स्कूल का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहा हूँ। तो तालीम से काफ़ी मेरा संबंध रहा है, मेरा जुड़ाव रहा है। मैं बचपन से ही फौज में जाने के लिए शौकीन था, क्योंकि जो इंटरेस्ट मेरे थे खेल, शिकार, वो सब फौज में मिलता था। और सीनियर कैम्ब्रिज के बाद मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में चला गया। मेरे वालिदैन ने बिल्कुल हमें एनकरेज किया कि जो करियर आपको आपके चॉइस का है वहाँ जाइए। मेरे बड़े भाई जो हैं IIT खड़गपुर चले गए, मैं NDA चला गया फौज के लिए, और नसीर जो है घर से भाग गए, मगर उसके बावजूद कामयाब रहे। तो वो तो आपको हीरो समझते थे, तो समझते थे आप बड़े हीरो बनेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से वो एक्टिंग की दुनिया में सबसे डिस्टिंग्विश्ड एक्टर रहे हैं, और उन्होंने जितने अवार्ड्स उनको मिले हैं मेरे ख्याल से किसी को नहीं मिले, और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। तो और वो एक्नॉलेज करते हैं वो कि अगर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं जाते तो शायद वो फिल्मों में कामयाब ना रहते, क्योंकि वहाँ उन्होंने उर्दू ज़बान सीखी, वहाँ उन्होंने तहजीब सीखी, वहाँ उन्होंने बोलने का ढंग सीखा। तो वो एक्नॉलेज करते हैं अपनी AMU की स्टडीज़ जो वो वहाँ रहे। खैर, 40 साल फौज में सर्विस करने के बाद मुझे इक्विवेलेंट मिलिट्री हाई कोर्ट में जज बना दिया गया, अपॉइंट किया गया। और जब मैं वहाँ 3 साल रहा तो एक शाम को कुछ टीचर्स जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए और कहा कि आप वाइस चांसलर के पद के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए अपना वो रिजाइनेशन दे दीजिए। तो मैंने कहा एक शर्त। उन्होंने बताइए। मैंने कहा वहाँ मैं सियासती तौर पे नहीं आऊँगा, अगर आप लोगों ने मुझे वाइस चांसलर बनाना है तो आप खुद कोशिशें कीजिए, मैं वहाँ इलेक्शन या किसी चीज़ के लिए नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा साहब वो जिम्मेदारी हमारे पास छोड़ दीजिए, और
پھر میرا نام کورٹ اور ایگزیکٹو کاؤنسل سے نے اپروو کیا. 3 نام جاتے ہیں پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس جو کہ وزٹر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے. انہوں نے میرے نام پہ ٹک لگا دیا. میرے خیال سے کہ کیوں انہوں نے فوجی کو چنا. انہوں نے فوجی کو چنا کیونکہ میرے خیال سے علی گڑھ کمیونٹی کو یہ محسوس ہو گیا کہ تھوڑا ڈسپلن کی ضرورت ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 40 یا 50 سال پہلے جب آپ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نامی یونیورسٹی تھی. پھر ان ڈسپلن کی وجہ سے اس کی رینکنگز اور سب بگڑ گئیں, ہم لوگ نیچے آ گئے. مگر اب میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ٹائمز ہائی ایجوکیشن لندن نے اس سال کی جو رینکنگز دی ہے اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 2 نمبر پہ ہے. بہت بڑی بات ہے یہ, اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ مسلم یونیورسٹی کے ہونے کے باوجود آپ پاس 50% نان مسلمز بھی ہیں وہاں پر جو اسپیشلائزڈ کورسز میں. یہ تو بڑی بات. جی ہاں, دیکھیے جو ٹیکنیکل کورسز ہیں جیسے میڈیسن اور انجینئرنگ ان کا ریشیو جو ہے 50% مسلم 50% نان مسلمس. اور ہمارے نان مسلم جو ہے بہت محنت کرتے ہیں اور کامیاب ہیں. تو ہم جو ہے ماڈرن سیکولر یونیورسٹی میں ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں دوسرے مذہب کے بچوں کے ساتھ پڑھیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے دوست بنیں اور وہ بھی دیکھیں کہ مسلمان بچے بالکل انہی کی طرح ہیں, کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. یہ بہت ہی اہم رول جو ہے ہم ادا کر رہے ہیں. تو کیونکہ آپ آرمی سے آئے ہیں تو اس کا تو آپ بڑا اچھا اس میں اس کو. جی ہاں, آرمی جو ہے ہندوستان کی سب سے بڑی سیکولر آرگنائزیشن ہے. کوئی آپ کا مذہب نہیں پوچھتا, کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا. آپ کو جو رائٹس ہر جگہ ہیں ملتے ہیں. اب جیسے میں مسلم آفیسر, حالانکہ مسلم آفیسر تھا مگر مجھے موقع ملا, لیفٹیننٹ جنرل کا پروموشن تک ملا. ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف میں رہا ہوں. سن 1971 کی لڑائی میں میں لونگے والا میں تھا, بیٹل آف لونگے والا میں. اور جو فوج خدمات کر رہی ہے ہندوستان کے لیے وہ قابل تعریف ہیں. ہر فیلڈ میں ہمارے آفیسر جڑے ہوئے ہیں اور سیکولرزم جو ہے وہ کور ہے آرمی کی, اور یہی کور ہے بالکل جو بنیاد ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بھی. بہت بڑی بات ہے. اور آپ مدرسے کو بھی لے کے کافی پروگریسو آئیڈیاز اس میں ڈال رہے ہیں, اس کو مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں, دیکھیے جب میں میرا بچپن جو ہے سردنے میں گزرا میرے نانا کے ساتھ, اور ہم لوگ ایک مدرسہ وہاں چلاتے ہیں. تو شروعات میری علم کی جو ہے مدرسے سے شروعات ہوئی. میں اپنی تختی اور قلم لے کے روز صبح مدرسہ جاتا تھا. اس کے بعد تو میرے والدین نے مجھے وہاں سے نکالا اور ایک اسکول نینی تال میں بھیج دیا. جب میں 6 سال کا تھا مجھے اپنے فیتے باندھنے بھی نہیں آتے تھے. اور ایک عیسائی ماحول میں ہم لوگوں کو تعلیم ملی. ایک فاؤنڈیشن بنایا ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہے سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن. تو ہمارا مقصد یہ ہے, یو پی میں 75 ڈسٹرکٹ ہیں, ہم یہ کوشش یہ کریں گے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سر سید پبلک اسکول کھولا جائے اور اس میں سیکولر اسکول ہوگا, اس میں سب مذہب کے بچے پڑھیں. جو اب یہاں سے اٹھے ہے وہ سارے جہاں پہ برسے. تو اب آپ کچھ ادب کے بارے میں بتائیں. ادب کا ایک یہ مرکز رہا ہے, یہاں پر سے ایک عمدہ سوچ کے شاعر پیدا ہوئے ہیں, اور اس کی کیا اب جی دیکھیے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جو جتنے شاعر ہیں مجاز وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھے ہیں. ہماری جو اس قابلیت کی بنیاد تھی اردو زبان. ہمارے بچے دھیرے دھیرے اردو بھولتے جا رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اردو زبان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھی مگر
कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था, यानी उसका अटेंडेंस गिना नहीं जाता था। जो मार्क्स उर्दू के टेस्ट में होते थे वो ग्रेड में नहीं गिने जाते थे। तो हमने पहला काम जो किया वो हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल रेजोल्यूशन पास कराया कि अटेंडेंस जो है उर्दू क्लासेस में कंपलसरी गिनी जाएगी। जो उर्दू इम्तिहान के मार्क्स हैं वो आपके डिवीजन में ग्रेडिंग में शामिल होंगे। उसके बाद जो है उर्दू सीखने के लिए और नया जोश पैदा हो गया। अफसोस की बात यह है कि उर्दू जबान जो है एक मजहब के साथ जोड़ी गई है, गलत बात है। उर्दू जबान जो है हिंदुस्तान की जबान है। उर्द का मतलब है कैंटोनमेंट, और मुगल फौज के जो सिपाही थे वो अरब के थे, तुर्की के थे, सऊदी अरेबिया के थे और हिंदुस्तान के थे। चार अलग अलग जबानें बोलते थे। तो ये तय हुआ कि ऐसी जबान बनाई जाए जिसमें सब बोल सके। तो उर्दू जबान जो है इन चारों का अमेलगम है, और खड़ी बोली संस्कृत भी इसमें शामिल है। इसका उर्दू जबान जो है हिंदुस्तान की एकता के लिए निहायत जरूरी है, और इसकी हिफाजत जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो रही है। ये तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये एक बहुत बड़ा मरकज है अदब का। तो और आपको क्या लगता है ये माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश का इस वक्त इस आपके मकसद को उठाने में, इस इदारे की जो नज़्मुल अम है उनको आगे ले जाने में साजगार है? बिल्कुल। देखिए, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जरूर हैं, मगर जब कभी हमने मदद मांगी स्टेट गवर्नमेंट से, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से जब कभी मिला तो उन्होंने हमेशा जो है हमारी मदद की है। तो अब आप बताएंगे कि अभी तो आपका रास्ता शुरू हुआ है, 3 साल आपको हुए हैं, आपके आइंदा के प्लान्स क्या हैं? प्लान्स ये हैं कि यूनिवर्सिटी को अव्वल दर्जे पे पद पे रखें। धीरे रास्ता मुश्किल है, धीरे धीरे हम ऊंचे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक नमूना बन जाए भारतवर्ष के लिए। सेकुलरिज्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब साथ मिलकर रहें। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कामयाबी पाएं। बाकी एक अलीगढ़ से एक सोच पैदा होती है, एक फिक्र पैदा होती है, और वो सोच सिर्फ आदमी की जातियात तक नहीं महदूद होती है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरे बल्कि ज़ात इंसानी के लिए एक दर्द पैदा होता है। अलीगढ़ में जब आप फरमा रहे थे वो कौन सा इफेक्ट है, वो स्टॉकहोम इफेक्ट, जी, वो क्या होता है, किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल में लाते हैं? देखिए, स्टॉकहोम इफेक्ट मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि स्टॉकहोम इफेक्ट एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है कि अगर कोई कैदी पकड़ा जाए, यानी किसी को कैप्चर किया जाए, किसी टेररिस्ट को या किसी को, और अगर उसके साथ बुरा सलूक ना हो, यानी आप सलूक ठीक करें, तो उसका कन्वर्जन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अगर आप बुरा सलूक करेंगे तो पूरी जिंदगी वो टेररिस्ट रहेगा या बुरे काम करेगा। तो ये मैं आपसे बातचीत करके, और जाहिर है मैं भी अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूँ, और मुझे हमेशा एक समझिए फख्र रहा है कि इस इदारे से हम जुड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ये इदारा है जिससे बहुत लोगों को उम्मीदें हैं, और आप वहाँ तशरीफ रखते हैं इस वक्त। इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम आपके पर है। हम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसमें कामयाब हों। तो बड़ी खुशी हुई आज आपसे बात करके, और इतना आपसे हासिल हुआ, और मुझे लगता है सुनने वालों को भी बहुत कुछ मिला होगा। So this was
یہ ہمارے جنرل ضمیر الدین شاہ تھے جو ایک بہت بڑی ہستی ہیں, ایک بڑی سوچ رکھتے ہیں اور ایک بہت بڑے خواب رکھتے ہیں بچوں کے لیے, وطن کے لیے اور علم کے لیے اور انسانی جذبے کے لیے.